अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ई कैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका 1/3 पोर्शन अप टू रेजिस्टिविटी डिस्कस कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो जब भी चार्जेस मूव करते हैं किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में एक डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, तो वो करंट बनाते हैं। यानी करंट इज द यूनी डायरेक्शनल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो वैसे तो ये करंट किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर फ्लो को स्टडी करना है। तो अब हम एक कंडक्टिंग वायर यहाँ पे शो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ स्टूडेंट्स एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कैपिटल ए। लेंथ एंड एरिया आर द डायमेंशन ऑफ द वायर। अब किसी भी कंडक्टिंग वायर में, मेटालिक वायर में, जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और वाइब्रेटिंग होते हैं। इन्हें वाइब्रेटिंग लेटिस एटम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। और एक्चुअली किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली में फ्लो करते हैं, दे आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि स्टूडेंट्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, दैट इज मूविंग से इन दिस डायरेक्शन। ये चौथा इलेक्ट्रॉन हमने शो किया। So all the free electrons present in a metallic conducting wire, they are moving in random direction students, like this. And when they are moving randomly, their velocity is very high, of the order of several kilometer per second. So this is the situation of a conducting wire in the absence of electric field of the battery. यानी हमने इस conducting wire के साथ अभी तक कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वाइब्रेटिंग लेटिस एटम्स के दरमियान गैप है, उस गैप के अंदर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. So we can say that in the absence of electric field of a battery, the free electrons are moving randomly with a very high speeds of the order of several kilometer per second. लेकिन स्टूडेंट्स ये भी तो चार्जेस का फ्लो है, लेकिन ये रैंडम फ्लो है। रैंडम फ्लो में कोई इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं होता, क्योंकि रैंडम मोशन में स्टूडेंट्स ये बात है कि आप कह सकते हो कि तमाम चार्जेस के पास इक्वल चांस है टू मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर 50% चार्जेस राइट मूव कर रहे हैं, तो 50% चार्जेस लेफ्ट भी मूव कर रहे होंगे, लिहाजा नेट करंट डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? जीरो। यानी बैटरी की गैर मौजूदगी में किसी भी वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, उसकी वजह से नेट करंट होता है जीरो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी वायर को हम एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ दें, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अब ये बैटरी इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ये पूरा फील्ड इस वायर के अंदर स्टेब्लिश हो जाएगा, और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर वायर में फील्ड डियर स्टूडेंट्स राइट की तरफ है, तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स, इन दिस डायरेक्शन। ये ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ। अब तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए एक करंट डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स। इस करंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, विच इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। स्टूडेंट्स देखिए ये करंट जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल, या फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। आप जानते हो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है, इसे हम लो पोटेंशियल भी कहते हैं, दिस इज लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव वाली साइड को हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं। सो किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में या किसी कंडक्टिंग वायर में बैटरी कनेक्ट करने पर तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और एक करंट डेवलप करते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी conducting wire from low potential to high potential is called electronic current dear students. लेकिन स्टूडेंट्स ये याद रहे, ऐसा नहीं है ये सारे इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो कर रहे हैं। ये अपने फ्लो के दौरान बम्पिंग भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बम्पिंग विद एटम्स।
यानी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए बम्पिंग भी कर रहे हैं आपस में एंड विद वाइब्रेटिंग लेटिस एटम्स भी बम्पिंग कर रहे हैं, और बम्पिंग करते करते वो एक एंड से दूसरे एंड पहुंच रहे हैं। तो बम्पिंग करते हुए जब ये एक एंड से दूसरे एंड पहुंचते हैं तो इस दौरान इनकी एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी अटेन हो जाती है, जिसे स्टूडेंट्स हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ा गया तो बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे और उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाया फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जिस तरह से एक फास्ट कार जा रही हो और वो हैंड ब्रेक खींचे तो हम कार की ड्रिफ्टिंग देखते हैं, इसी तरह यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के जुड़ने से पहले रैंडमली मूव कर रहे थे विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट की गई बैटरी ने उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन किया और ड्रिफ्ट करवाया उन्हें, और इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव कर रहे होंगे उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या इसे हम 1 मिलीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। यानी जब करंट डीसी करंट या डायरेक्ट करंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब किसी वायर में फ्लो कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसका ऑर्डर होता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी ने एक वोल्टेज दिया, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक धक्का दिया, एक पुश दिया, उस पुश की वजह से अब ये मूव कर रहे हैं। मूव करते हुए ये जो बम्पिंग फेस कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगी, और इनका जो फ्लो है वो करंट है, और वो जो धक्का और पुश था वो वोल्टेज है। और इन तीनों बातों को एक ही लॉ रिलेट करता है, दैट इज ओम्स लॉ, जो आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा कन्वेंशनल फ्लो या कन्वेंशनल करंट की भी बात कर लेते हैं। अगर अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स ये सोचें कि कंडक्टिंग वायर में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो बैटरी उसी तरह फील्ड पैदा करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये फील्ड इस टाइम पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगाएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी लाइक दिस। अब पॉजिटिव चार्जेस जो मूव करेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ऐसे करंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस मूव करके करंट बनाते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये बात पता चली कि एक्चुअली इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर साइंसदानों ने सोचा कि इससे डायरेक्शन के अलावा किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा स्टूडेंट्स। यानी इस सर्किट में अगर मैंने एक बल्ब लगाया हो, देखें ज़रा, उस बल्ब में नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके जाएं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके जाएं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वो एक जितनी रोशनी देगा। यानी किसी भी करंट को उसके इफेक्ट से मेजर किया जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस डायग्राम में 10 कूलम नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और अगर इस डायग्राम में मैं कहूँ 10 कूलम पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकेंड, तो ये दोनों करंट मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, अपने तमाम एक्सटर्नल इफेक्ट्स में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन बस ऑपोजिट होगी। तो याद रखिएगा कंडक्टिंग वायर्स में जो एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, यानी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन हम कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन शो करते हैं किसी भी डायग्राम में, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। याद रहे ये दोनों करंट्स इक्विवेलेंट करंट्स हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज हमेशा कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, तो यहाँ भी दो तरह की सिचुएशन बन सकती थी कि करंट एक्चुअली टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो फिर ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। तो जिस तरह चैप्टर 12 में हमने कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर किया था, यहाँ करंट को भी कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस वाला फ्लो शो करते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्जेस का फ्लो शो कर भी देगा तो इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं हो जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अब ये चीज़ सीख ली कि करंट क्या चीज़ है। लेट्स डिफाइन इट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फार्मूला लिख देते हैं। आई से हम इसे डिनोट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है Q ओवर टी। अगर Q चार्ज इसमें से पास कर रहा है पर यूनिट टाइम तो इसका फार्मूला होगा I इज इक्वल टू Q ओवर टी।
फिर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 12 में Q का एक फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज Q इज इक्वल टू NE, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। और आप ये भी जानते हो E की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, विच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस फार्मूला में Q की जगह अगर आप NE पुट कर दें तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला भी बना सकते हो अगर करंट हमें गिवन हो। यानी यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला बनेगा आई टी डिवाइडेड बाय ई। यानी जब भी सवाल आएगा इस तरह का जिसमें करंट की वैल्यू गिवन होगी और टाइम गिवन होगा और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा कि 1/e एक फैक्टर है इस फार्मूला में। तो जैसे e की वैल्यू आपने याद रखी हुई है, इसी तरह 1/e की वैल्यू भी याद कर लो स्टूडेंट्स। ये होती है 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 19, जो है वो 18 यहाँ पे बन जाता है आफ्टर सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो इस फार्मूला को अब मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10 पावर 18 इंटू आई टी आ गया। आई करंट है और टी टाइम है। ले स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टकट फार्मूला आपने याद रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए। आगे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस में एक एमसीक्यू ऐसा रखा भी हुआ है, वहाँ चल के इसको अप्लाई भी करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम इसका अगर यूनिट डिफाइन करें तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज 1 कूलम पर सेकेंड। यानी अगर किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में से गुजर रहा है तो तब हम कहते हैं करंट इज 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इज 1 कूलम पर सेकेंड। और पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो 1 कूलम होता है उसके अंदर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी अगर किसी वायर में 1 सेकेंड में से इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18, तो तब स्टूडेंट्स करंट 1 एम्पेयर होता है। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्टूडेंट्स अब देखो, जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं तो जारी बात है ये चार्जेस जो हैं ये वाइब्रेटिंग एटम्स के दरमियान जो स्पेस है उसमें मौजूद है। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन होता है, मतलब वॉल्यूम, यानी इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, एंड दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर जनरली बात होगी, वैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर का एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। यानी स्मॉल एन इज डिफाइंड एज एन ओवर वी। यहाँ से अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो स्मॉल एन को वॉल्यूम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो आ जाएंगे स्टूडेंट्स दैट वुड बी कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी। अब आपको पता है किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है जिसकी लेंथ एल ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को लेंथ ऑफ वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका वॉल्यूम आ जाता है स्टूडेंट्स। सो करंट का एक और शेप हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। करंट का फॉर्मूला देखिएगा जो हमने ऊपर बनाया था, दैट वाज एन ई ओवर टी। एन की जगह पे स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू आप पुट कर दें स्मॉल एन इंटू वी, और वी की वैल्यू क्या होती है एरिया इंटू लेंथ, यानी एन ए एल। ये कैपिटल एन की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया एन ए एल ई ओवर टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एल ओवर टी वाला जो फैक्टर है ये अगर आप ध्यान से देखें, जब चार्जेस यहाँ से मूव करके जा रहे हैं, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ आया है, तो इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एल के बराबर है और टाइम उसने टी लिया है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है, या हम इसे वेलोसिटी कह सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज कीजिए हम इसे v से डिनोट कर देते हैं, दैट इज एल ओवर टी। तो अब जो पीछे फार्मूला हम बना रहे थे उसमें एल ओवर टी की जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v आ जाएगा, यानी एन ए वी ई। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख सकते हो, v पहले लिख लो,
फिर ई लिख लो, फिर एन लिख लो, फिर ए लिख लो, तो ये एक नाम बन गया वीना। तो करंट का आपने ये वीना फार्मूला भी याद रखना है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यही फार्मूला अगर मैंने किसी भी जनरल चार्ज कैरियर क्यू के लिए लिखना हो तो इसको इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी ई की जगह क्यू आ जाएगा, आगे एन इंटू ए। यानी जनरली ये फार्मूला बनेगा वी क्यू एन ए, वैसे ये बनेगा वी ना फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट या फॉर द करंट विच इज मूविंग थ्रू अ कंडक्टिंग और मेटल वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स आप वेलोसिटी का फार्मूला भी बना सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दैट वुड बी I over ENA. This is also formula of drift velocity. अब इस फॉर्मूला में आप I की जगह पे V over R भी लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ नहीं लिखा ओम्स लॉ, जब आगे चल के पढ़ेंगे तो इसकी भी डिस्कशन साथ ही आ जाएगी। So this was all about the basic concept of electric current and its two directions, conventional and electronic, and how to calculate number of electrons when current and time is given. And another formula of current in terms of drift velocity, जो कि आपकी किताब में नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूला को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम MCQs की तरफ मूव करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जी। इफ द करंट इन अ कंडक्टर इज 1 माइक्रो एम्पेयर देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 मिनट। देखिए मैंने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको करंट एक तो गिवन होगा, ये देखिए हमें करंट गिवन है, और दूसरा हमें टाइम भी गिवन है 1 मिनट। मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शॉर्टकट बना के अभी दिया था दैट वाज 6.25 इंटू 10 पावर 18 इंटू IT था। ओके ले जी, करंट हमें गिवन है यहाँ पे दैट इज 1 माइक्रो एम्पेयर, यानी 1 इंटू 10 पावर -6 एम्पेयर हो गया, और टाइम 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर डियर स्टूडेंट 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप 10 की पावर्स देखें, एक 10 पावर 18 है और एक 60 के साथ 10 है, यानी ये 0 है, तो टोटल 10 पावर 19 हो गया। 19 में से ये 10 पावर -6 माइनस होगा, तो ये बचेगा 10 पावर 13 यहाँ पे आ गया। अब 6 को आपने 6.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करें, 6 5 द 30 होता है, 0 3 कैरी आ गया, 6 2 द 12 एंड 3 15, फिर आपके पास 1 कैरी आ गया, 6 6 द 36, और 36 में एक कैरी ऐड हुआ तो 37.50 आया इंटू 10 पावर 13। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 3.75 इंटू 10 पावर 14 डियर स्टूडेंट्स जवाब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। 3.75 इंटू 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स जब 1 मिनट में गुजर रहे होंगे तो तब करंट कितना होगा, 1 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इन 16 सेकेंड्स देन करंट थ्रू द वायर विल बी। देखें स्टूडेंट्स, करंट का फार्मूला होता है Q ओवर T, और Q आपको पता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा जा सकता है NE ओवर T। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 1000, तो N की जगह पे आ गया 1000, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और साथ ही इसमें टाइम हमें गिवन है 16 सेकेंड्स। अब अगर आप ऊपर वाले 1.6 का ये डेसिमल ख़त्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 16 इस 16 से कैंसिल आउट हो गया। अब सिंपली 10 की पावर्स रह गई और इनको सॉल्व करना ईजी है। अब आप देखें ऊपर 10 पावर एक तो -19 है, और एक ये 100 यहाँ मौजूद है, यानी 10 पावर 2 है, तो 19 की पावर 2 स्टेप पीछे ले आए, यानी 10 पावर -17 एम्पेयर इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। So beta option is right option, 10 power -17 ampere. Next question is, a copper wire carries current I. If its radius is doubled, same material, same current, drift velocity becomes। यानी हमने just radius को डबल कर दिया, यानी एक ऐसी वायर ली है सेम मटेरियल की, उसमें सेम करंट दिया हुआ है, लेकिन उसका रेडियस डियर स्टूडेंट्स पहली वाली वायर से डबल है। तो अब हमने बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने अभी करंट का एक फॉर्मूला आपको याद कराया था, दैट वाज वी ना, VEN इंटू कैपिटल ए। यहाँ पे V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एंड A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो दैट वुड बी I ओवर ENA।
अब यहाँ आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के साथ इन्वर्स बन रहा है, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हो ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, और डायमीटर में ये π/4d² होता है। यानी मैं कह सकता हूँ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² लिखा जा सकता है। तो जिस रिलेशन में एरिया मौजूद होगा वहां पे अब आप आर स्क्वायर और डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो रेडियस है वो हमने डबल कर दी है, तो रेडियस की जगह डबल पुट कर दें, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 1/4 जवाब आएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी, यानी 4 गुना डियर स्टूडेंट्स कम हो जाएगी। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next question is, when a current of 1 ampere flows for 5 seconds through the lamp, then how much charge flows through the lamp? Current और time given और charge निकालना हो तो Q का फॉर्मूला IT। Actually current का फॉर्मूला होता है Q/T, तो यहाँ से Q निकालना हो that is I into T। I given है हमें यहाँ पे 1 और time given है 5 seconds, so answer is 5 coulomb। 5 coulomb charge यहाँ पे transfer होगा dear students, so beta option is right option. Next question is, the diagram shows the model of an atom in which 2 electrons move around a nucleus in a circular orbit। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जनाब। The electrons complete one full orbit in 1 into 10 power minus 15 seconds। यानी स्टूडेंट्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स एक फुल ऑर्बिट ले रहे हैं वो 10⁻⁻15 सेकेंड इसमें टाइम ले रहे हैं। और आपको पता है करंट तभी बनता है जब एक क्लोज ऑर्बिट या क्लोज लूप बने, तो इसमें हम जो टाइम कंसिडर करेंगे वो 1 फुल ऑर्बिट का ही टाइम कंसिडर करेंगे। और 1 फुल ऑर्बिट जब कंप्लीट होगा तो इस टाइम टोटल इस पूरे लूप में 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो चार्ज हो जाएगा 2e। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और करंट कैलकुलेट करते हैं। करंट इज Q/T, और Q यहाँ पे आएगा Ne डिवाइडेड बाई T बन गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है जी। और टाइम यहाँ पे गिवन है हमें 1 इंटू 10⁻⁻15। तो चेक करें यहाँ 1.6 का डबल जो है ये 3.2 हो जाएगा, और 10⁻⁻15 ऊपर जाके 10⁻+15 हो जाएगा। तो 19 में से 15 माइनस करेंगे यानी -19 + 15, तो 10 की पावर बचेगा -4। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पेयर इज राइट ऑप्शन, डेल्टा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ स्टेट्स करता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर और थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across its ends, provided the physical state such as temperature of the conductor remains constant। स्टूडेंट्स, यानी ओम्स लॉ सिंपली हमें ये कहता है किसी भी कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू है वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है, या अप्लाइड वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट है दैट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑन अप्लाइंग दैट वोल्टेज। अब ओम्स लॉ को हम I इज प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है वो इस तरह लिखना चाहिए I इज प्रोपोर्शनल टू V। वैसे आप V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हो। मैं इसको स्टैंडर्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में स्टूडेंट्स जब भी आप लिखते हो ना Y इज प्रोपोर्शनल टू X, तो इसमें Y को हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और X को यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो बताइए ज़रा कौन सा टेक्निकली ऑन दिस बेसिस ये ज़्यादा बेहतर होगा। जारी बात है यहाँ पे I जो है ये डिपेंड करता है ऑन वोल्टेज, ना कि वोल्टेज डिपेंड करता है करंट पे, इसलिए इसे I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मैथमेटिकली अगर आप V इज प्रोपोर्शनल टू I भी लिख देंगे तो बस यही फ़र्क होगा, जो I इज प्रोपोर्शनल टू V का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो V इज प्रोपोर्शनल टू I में जाके रिवर्स हो जाएगा। आइए यही बात हम दोबारा करते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप I इज प्रोपोर्शनल टू V लिखते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो 1/R होता है, जिसे हम कंडक्टेंस का नाम भी देते हैं। लेकिन जब आप V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखते हो तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो इटसेल्फ रेजिस्टेंस ही होता है।
अगर आप इस फार्मूला को भी रीअरेंज कर लो, आर को इधर ले आओ, तो फाइनल शेप V इक्वल टू आई आर यहाँ से भी आ गई और यहाँ से भी फाइनल शेप वही बनी, V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप कहोगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब ये ग्राफ होगा VI ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहेंगे? VI ग्राफ। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं बाय टेकिंग V ऑन Y एक्सिस एंड करंट ऑन X एक्सिस, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और इसकी जो स्लोप होगी वो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। क्या स्लोप आएगी? स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस टाइम वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे करंट है, और वी और आई की रेशो को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर आप ओम्स लॉ से चेक कर लें, वी इज इक्वल टू आई आर बना था, तो यहाँ से आर बनेगा दैट इज वी ओवर आई। आप इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी याद कर सकते हो, इस तरह ट्राइंगल शेप में बना लो इसे ऐसे, दिस इज वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से अब आप I बराबर V ओवर आर भी बना सकते हो, R बराबर V ओवर आई भी बना सकते हो, और V बराबर आई आर भी बना सकते हो। तो इस ट्राइंगल में इस तरह अगर आप V इक्वल टू आई आर को लिख लो तो आपको तीनों फार्मूलाज याद हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स जब बात की जाएगी I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये ग्राफ कहलाएगा IV ग्राफ। ओके, जिसमें हम करंट को रखेंगे वाई एक्सिस पे और वोल्टेज को रखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन इस टाइम जो स्लोप होगी वो आप चेक करें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के कॉन्सेप्ट पे, अब ये आई ओवर वी बनेगी जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी को स्टूडेंट्स हम कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। इसको स्टूडेंट्स हम G से डिनोट करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हो ओम होता है। 1 ohm is defined as R is equal to V over I, 1 volt per ampere students। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट पास होता है तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। और यहाँ पे जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का चूंकि रेसिप्रोकल है तो इसका यूनिट भी रेजिस्टेंस के यूनिट का रेसिप्रोकल होगा, यानी उसे ओम इनवर्स भी कह सकते हो, ओमेगा इनवर्स भी कह सकते हो। यहाँ स्टूडेंट्स इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसे ओम के स्पेलिंग उल्टे करके लिख दो, इसे MHO कहते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है, हर यूनिट में नहीं अप्लाई करते रहना। किसी यूनिट का इन्वर्स आए तो आप हर जगह पे उसके स्पेलिंग इन्वर्स करके नहीं लिख सकते, ये खास ओम के लिए है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस का रिवर्स शो करना है कंडक्टेंस, उसे मो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पर ओम कह सकते हैं, या पर ओमेगा कह सकते हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट साइमन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वो तमाम डिवाइसेस जिनका करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाने पर अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हम कहेंगे वो ओहमिक डिवाइसेस हैं, और जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ओहमिक डिवाइसेस की एग्जांपल में कुछ भी नहीं आता स्टूडेंट्स, यानी ये आइडियल केस है। वैसे अगर आप प्योर कंडक्टिंग कोई वायर बना लें, बहुत अच्छा कंडक्टर बना लें जिसका टेम्परेचर चेंज ना होता हो करंट गुजरने से बहुत ज़्यादा, तो उसे हम तकरीबन ओहमिक कह सकते हैं, यानी प्योर कंडक्टर। और इसी तरह कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है इसको भी हम ओहमिक कैटेगरी में लेते हैं। और जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो सेमी कंडक्टर से मिलकर बनने वाले डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें आपने चैप्टर 18 में पढ़ा, पीएन जंक्शन पढ़ा, आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा, आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा, उसके अंदर आपने गेट्स पढ़े। तो ये तमाम जो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हैं जो कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन्हें नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिस्ट आउट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करे स्टूडेंट्स, जिसका IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लाइक दिस, ये ओमिक डिवाइसेस हो गए। इसकी मिसाल में सबसे पहले प्योर कंडक्टर आ गया, प्योर मेटल्स। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी इस मिसाल में आप लिख सकते हो, यानी जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से करंट पास करवाते हैं तो उस केस में भी करंट और वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, जिनमें से 2 डिवाइसेस आपकी किताब में एज एन एग्जांपल बताए गए हैं, नंबर 1 फिलामेंट एंड नंबर 2 इज सेमीकंडक्टर डायोड।
अब फिलामेंट के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, शुरू में जब फिलामेंट ठंडा होता है उसमें ज़्यादा हीटिंग नहीं पैदा हुई तो उस केस में आईवी ग्राफ स्ट्रेट रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद करंट पास होने से बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और आईवी ग्राफ की स्लोप आपको पता है क्या होती थी, कंडक्टेंस होती थी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस डियर स्टूडेंट्स कम होगी। इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा और अपनी स्ट्रेट लाइन बिहेवियर को छोड़ देगा और ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा विद डिक्रीजिंग स्लोप। लेकिन यही ग्राफ अगर वी आई होता तो ये ऊपर की तरफ बेंड होता, क्योंकि वी आई ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस होती है। आई होप यू आर गेटिंग। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो सेमीकंडक्टर डायोड की फॉरवर्ड बाइजिंग का ग्राफ होता है वो कुछ यूँ होता है और रिवर्स बाइजिंग का ग्राफ कुछ यूँ होता है। ये 18 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे बाय टेकिंग करंट ऑन वाई एक्सिस एंड वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये दो मिसालें थी नॉन ओमिक डिवाइसेस की। वैसे तमाम डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं वो नॉन ओमिक होते हैं और जो कंडक्टर्स से मिलकर बने होते हैं वो तकरीबन ओमिक होते हैं। अब ओम्स लॉ के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, रो L over A dear students, this formula is showing that resistance of any conducting wire is directly proportional to its length, inversely proportional to its area of cross section। और इस फार्मूला में ये जो रो फैक्टर आ रहा है, रो, दिस फैक्टर, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रो का फार्मूला बनेगा आर ए ओवर एल। अगर इस फार्मूला में मैं एरिया ऑफ वायर को 1 कंसिडर कर लूँ, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वायर को भी 1 कंसिडर कर लूँ यानी 1 मीटर, तो रो बराबर आर आ गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर के ही बराबर है, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और ऐसी वायर जिसका लेंथ 1 हो, एरिया भी 1 हो, उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, एरिया इंटू लेंथ। तो 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बनेगा। यानी कोई भी मटेरियल उसका वॉल्यूम लिया जाए 1 मीटर क्यूब, या उसकी वायर बनाई जाए जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, वो जितनी भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी रेजिस्टेंस फॉर अ wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity, or the resistance of 1 meter cube of a material is called resistivity or specific resistance। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ई कैट में अक्सर पूछी भी जाती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिपेंडेंस फैक्टर्स कौन से होते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ वायर पे, यानी वायर कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, यानी वायर का एरिया और वायर की लेंथ जो है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वायर। नंबर 2, ये डिपेंड करती है, जारी बात है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। अगर कोई वायर कॉपर की बनी हुई है और कोई दूसरी वायर है सेम एरिया सेम लेंथ की लेकिन वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो जारी बात है उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। और तीसरी बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के इफेक्ट को मैं अलहदा से भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रेजिस्टेंस किसी भी वायर की स्टूडेंट्स ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैसे 3 फैक्टर्स हैं लेकिन पहले फैक्टर के अंदर मजीद 2 फैक्टर आ रहे हैं ना, एरिया एंड लेंथ। यानी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टिविटी है ये याद रहे डायमेंशन ऑफ वायर पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर पे एंड टेम्परेचर पे डियर स्टूडेंट्स। ये लेंथ और एरिया पे क्यों नहीं डिपेंड करती, आइए ज़रा बात करते हैं। रो का फार्मूला, यहाँ से आर का फार्मूला था ना, रो एल ओवर ए, यहाँ से रो का फार्मूला बनाओ तो आर ए ओवर एल ये बनेगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं जनरली जब भी मैं क्लास में स्टूडेंट्स की बात पूछता हूँ कि लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, बच्चा आराम से कह देता है जी हाफ हो जाएगा। बच्चा ये भूल जाता है ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल्स को चेंज करने पर।
क्योंकि अगर आप लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगी, क्योंकि अगर आप लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगी स्टूडेंट्स। तो 2 से कट के रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब लेंथ चेंज करने पर रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। इसी तरह अगर एक वायर है जिसका एरिया डबल कर दिया आपने, एरिया डबल करने पे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, लेकिन आर और ए का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया को चेंज करने पे कभी चेंज नहीं होगी। यानी रेजिस्टेंस जो है वो करेक्टरिस्टिक है किसी भी वायर की, और रेजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है। यानी ये करेक्टरिस्टिक ऑफ वायर है कि उसने रेजिस्टेंस ऑफर करनी है, चाहे वो पतली है, मोटी है, लंबी है, छोटी है, लेकिन उसने पर यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया में कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करनी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दी है तो इट मीन्स जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स है वो बढ़ गई है। इसका मतलब अब एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एक्स नोड यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, यानी एक एटम पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था तो वो सिर्फ इतनी जगह पे आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा सकता था। अब वही एटम ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या कुलैयन क्रॉस सेक्शन इंक्रीज नहीं हो गया स्टूडेंट्स। कुलैयन क्रॉस सेक्शन यानी वो क्रॉस सेक्शन जिसमें वाइब्रेटिंग एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा सकता था वो बढ़ गया, जिससे चांसेस ऑफ कुलैयन बढ़ जाएंगे। यानी अब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ मोर फ्रीक्वेंटली टकराएगा, नंबर ऑफ कुलैयंस बढ़ जाएंगे, लिहाजा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये इस टाइम मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रही। सेमीकंडक्टर में रिवर्स होता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। यहाँ तक बस ये याद रखना है आपने कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर्स रिवर्स होता है, ये भी पता होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन। अब ये तो सीख लिया हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने से या चेंज करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। अब कितना चेंज आएगा इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आर टी माइनस आर नॉट, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर है जो कि केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। इसी फार्मूला को चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टी माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी और साथ ये टेम्परेचर चेंज का टी सिंबल आ गया जी। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, आर टी माइनस आर नोट ये एक्चुअली चेंज इन रेजिस्टेंस है, लेकिन इसी चेंज इन रेजिस्टेंस को अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दोगे, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट, ये वाला जो फैक्टर है इसे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा इसमें आर टी माइनस आर नोट ओवर आर नोट इतना हिस्सा तो हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ओके। और साथ टेम्परेचर चेंज को भी हम 1 केल्विन कर दें तो ये अल्फा की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। यानी किसी भी वायर का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पर जितना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आता है उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो टेम्परेचर चेंज के साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस का चेंज देगा, और जिसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी वो टेम्परेचर चेंज के साथ कम चेंज देगा रेजिस्टेंस के अंदर। तो कुछ मटेरियल्स का अल्फा ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ का कम भी हो सकता है। जिनका ज़्यादा होता है हीट के साथ सेंसिटिव होते हैं उन्हें हम थर्मिस्टर्स कहते हैं, आगे चलते हुए डिस्कशन में भी आएगा इंशाल्लाह।
अब आप चेक करो यहाँ पे, अगर आप इस फार्मूला के मुताबिक देखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो सारी बात है जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा। समझ आई बात? तो इसका मतलब हम कहते हैं कंडक्टर्स के केस में जो अल्फा आता है ये पॉजिटिव होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। कोई चीज़ कम हो तो उसका चेंज नेगेटिव होता है, तो अल्फा भी नेगेटिव आएगा। तो ये बात याद रखनी है, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इनके लिए क्या होती है? नेगेटिव। अब इस फार्मूला को रीअरेंज करके अगर हम आर टी का फार्मूला निकालें तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर टी इज गिवन बाय आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, या इसी एक्सप्रेशन में रो वाले फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो रो टी बन जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये दो फार्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिस तरह हमने कंडक्टेंस पढ़ा विच वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसी तरह स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स। अब रेजिस्टिविटी का अगर आप यूनिट भी यहाँ पे निकाल लीजिए तो देखें रेजिस्टिविटी का यूनिट इस फार्मूला से क्या बनेगा? आर ए ओवर एल जो फार्मूला है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम आ गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया और नीचे लेंथ का यूनिट मीटर आ गया। मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। तो यहाँ से अब मैं कंडक्टिविटी का यूनिट क्या लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आपको पता है हमने MHO भी कहा था, मो पर मीटर भी इसे लिख सकते हैं या साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मो या पर ओहम को हम क्या कहते हैं? साइमन। नेक्स्ट हम इन तमाम बातों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, मैं आपको स्टूडेंट्स बता के आया हूँ पीछे। आई वी ग्राफ का मतलब है आई रखना है वाई एक्सिस पे और वी रखना है एक्स एक्सिस पे, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्लोप इज एक्चुअली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस टाइम वाई एक्सिस के ऊपर करंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है, और आई और वी की रेशियो को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम कंडक्टेंस भी कहते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज MCQ 7, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। आपको अभी मैंने बताया था रेजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है, बाय द फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंस है ही है, साथ ये कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, और कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो MCQ 7 का डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पे कभी डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है, जैसा कि मैं पहले बता के आया हूँ। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेचिंग का केस बड़ा स्पेशल केस है, इसको आइए मैं थोड़ा सा अलहदा से आपको समझा देता हूँ। जब भी स्ट्रेचिंग की बात की जाए या कंप्रेशन की बात की जाए, किसी वायर को दबाया गया या खींचा गया, तो याद रखिएगा स्ट्रेचिंग में यूजुअली लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई जाती कि एरिया के साथ क्या हुआ है। ये अंडरस्टूड है कि स्ट्रेचिंग में अगर लेंथ बढ़ी है तो एरिया कम हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो जब भी स्ट्रेचिंग का सवाल आए तो आपको वो या तो लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या एरिया के बारे में देगा, दोनों के बारे में नहीं बताएगा। तो आपने याद रखना है स्ट्रेचिंग में मैंने लेंथ और एरिया दोनों को कंसिडर करना होता है। तो अगर मैं इधर वही रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाऊं रो एल ओवर ए, तो इसके मुताबिक अगर मैं लेंथ और एरिया दोनों को कंसिडर करूं प्रोपोर्शन में, तो इस सवाल में कहा गया है लेंथ डबल हुई है यानी 2 टाइम हुई है, और एरिया डियर स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा। अब ये हाफ ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स जवाब आएगा स्टूडेंट्स। तो बीटा 4 टाइम्स इज राइट ऑप्शन। तो याद रखिएगा स्ट्रेचिंग में आपने अगर वो लेंथ के बारे में या एरिया में से किसी एक चीज़ के बारे में आपको बता रहा है तो आपने
दोनों को कंसिडर करना है। यानी जैसा कि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था कि अगर मैं एक वायर को स्ट्रेच करूं और उसका एरिया हाफ हो जाए, तो अगर आप खाली एरिया को देखोगे तो आप रेजिस्टेंस डबल लगाओगे, लेकिन आप ये देखोगे एरिया हाफ हो रहा है तो लेंथ भी डबल होगी, तो जारी बात है फिर 4 टाइम्स राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट MCQ 10 देखते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई आर एंड 2r स्टूडेंट्स, देयर रेजिस्टेंसेस सेटिस्फाई। अब रेजिस्टेंस के फार्मूला के मुताबिक चूंकि यहाँ पे हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन हमें यहाँ कहा गया है कि लेंथ सेम है, तो लेंथ को हम प्रोपोर्शन में से हटा लेंगे, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो गया। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वहाँ आप आर स्केयर लिख सकते हो प्रोपोर्शनली, या आपको पता है एरिया π/4 d स्केयर भी होता है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। अब मुझे रेजिस्टेंसेस का ये रिलेशन पूछा गया है कि दोनों वायर्स में से किसकी रेजिस्टेंस की क्या रेशो और क्या इनका रिलेशन बन रहा है, तो मैं सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। R1/R2 की मैंने रेशो ली, अब इनके रेडियाई की इन्वर्स रेशो आएगी क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, R2/R1, और रेडियाई की रेशो का स्केयर भी आएगा। अब सेकेंड रेडियस 2r था, फर्स्ट रेडियस r था, इसका स्केयर किया, r कैंसिल, 2 का स्केयर 4 आ गया। R2 को अगले स्टेप में उधर ला जाकर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ गया R1 इज इक्वल टू 4r2। तो 4r2 इक्वल टू R1, चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अ कंडक्टर हैज R नॉट, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री C इसकी है 20 ओम एट 0 डिग्री C, एंड अल्फा हमें गिवन है 0.004 पर डिग्री C। इट्स रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री C इज। स्टूडेंट्स अभी जो हमने फार्मूला देखा था अल्फा का, वहाँ से हमने आर टी का एक फार्मूला बनाया था, दैट वाज आर नॉट और ब्रैकेट में था 1 प्लस अल्फा टी। तो आप देख सकते हैं हमें अल्फा भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, और आर नॉट भी गिवन है। पुटिंग वैल्यूज, आर नॉट की जगह पे 20 आ गया, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.004 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज आना है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर चेंज आप देख सकते हैं 0 से 50 के दरमियान 50 ही बनेगा, तो ये 50 आ गया। आगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस, अब ये जो 50 का 10 है ये अगर 0.004 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक डेसिमल अगले स्टेप में चला जाएगा, यानी 0.04 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 द 20 होता है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 5 4 द 20, यानी ये 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 1 प्लस 0.2 को 1.2 कर लोगे, 1.2 का डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 लगा दिया स्टूडेंट्स, आगे इसको सॉल्व कर लिया, तो अब आप 12 का डबल क्या बनेगा 24। मेरे ख्याल से ऑप्शंस में थोड़ा सा मसला है, लेकिन चले कोई बात नहीं, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ 24.5, दैट इज़ अल्फा। Next is now if the resistance of a wire becomes double of its value at 0 degree C and alpha में given है उसी तरह 0.004 per degree C, the temperature is, इस दफ़ा हमें temperature निकालना है स्टूडेंट्स, वही RT का फार्मूला लगाया, RT is equal to R नॉट 1 plus alpha T। मुझे कहा गया रेजिस्टेंस डबल हो गई है, यानी RT जो है ये इनिशियल रेजिस्टेंस का डबल हो गया है, तो RT की जगह पे मैं 2R नॉट लिख सकता हूँ। आई होप यू गेट इट। आगे आप सॉल्व कर लेंगे बआसानी, आर नोट कैंसिल हो गया, ये बचा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, 1 इधर आकर माइनस हो गया 2 में से, तो लेफ्ट साइड पे 1 बचेगा इक्वल टू अल्फा टी। अब यहाँ से मुझे टेम्परेचर निकालना है तो ये 1 ओवर अल्फा बनेगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.004, इसका आप डेसिमल ख़त्म करके स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आ गया 4000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस, या इसे 250 केल्विन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आप जानते हैं जो टेम्परेचर चेंज होता है वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वायर्स ए एंड बी हैव सेम आर नॉट एट 0 डिग्री सी। दो वायर्स हैं उनका सेम आर नोट है, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी उनकी सेम है। इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, आपको याद है अल्फा क्या होता था, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पे कितना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस आता है,
उसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते थे, अल्फा। तो जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा आएगा। तो ज़ाहिर बात है एट हाई टेम्परेचर पे ए वाला जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी होगी और बी वाले मटेरियल की कम होगी, क्योंकि बी वाले मटेरियल का अल्फा कम है। लिहाजा चार्ली ऑप्शन बनेगा, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, चार्ली ऑप्शन। Next, MCQ 14. If alpha is the temperature coefficient of resistance of a conducting wire, then percentage change in resistance of this wire per Kelvin will be. स्टूडेंट्स अभी अल्फा की डेफिनेशन हमने देखी थी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो उसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा अगर फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस है पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, तो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकल आएगी स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट। तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखा और इसकी कुछ प्रैक्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां से हर साल ई कैट किसी भी लेवल का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसमें लाजमी ये पार्ट पूछा जाता है। और साथ ही हम इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन के कुछ रूल्स भी देखेंगे।